बिहार में ये मौजूदा वक्त की जो सांप्रदायिक सरकार है भाजपा और नीतीश कुमार की, जी। इसके पाप के घड़े भर गए हैं। अफसरशाही चरम सीमा पर है, लूट खसोट का बाजार गर्म है, जी। शराबबंदी नाम के तौर पर है, घरों तक शराब की सप्लाई हो रही है। और सबसे बड़ी जो खराबी आई है कि लोकतंत्र का चीरहनन हो रहा है और इन लोगों ने पूरे तौर पर अफसरशाही का नंगा नाच शुरू कर दिया है। और पूरे तौर पर लोकतंत्र पर इस वक्त अफसरशाही हावी है, जी। तो इसको हटाना बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए मैं समझता हूं कि हर नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य है। कि गठबंधन के लोगों ने मुझको खंजर घोंपा है, उसके बावजूद भी हमने उदारता दिखाई है और हमने गठबंधन के दोनों बड़े घटक को, कांग्रेस को भी, राजद को भी, बल्कि उसको भी, लेफ्ट के लोगों को भी मैसेज दिया कि भाई हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन कीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपके सामने में तो कुर्सी होगी, लेकिन हमारे सामने में बिहार के आमजनों की हित है, बिहार का सौहार्द है। इसलिए इस सांप्रदायिक सरकार को हटाने के लिए एकजुट होइए सब। नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अब बिहार में सभी राजनीतिक दल गठबंधन पॉलिटिक्स में लगी हुई है, तो वहीं जातियों को साधने में भी लगी हुई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बिहार में थर्ड फ्रंट पर जाएगी या फिर किसी गठबंधन का सहारा लेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। ये बताइए अफरोज जी, कैसे इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं आप लोग? नहीं, हम लोग तो अपने तौर पर जो हम आपको अपने संगठन को मजबूत बनाना है, आम वोटरों से संपर्क करना है, अपने पोटेंशियल सीट को चिन्हित करना है, ये सारा काम तो हम लोग अपने तौर पर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम लोगों ने बिहार में ये मौजूदा वक्त की जो सांप्रदायिक सरकार है भाजपा और नीतीश कुमार की, इसके पाप के घड़े भर गए हैं। अफसरशाही चरम सीमा पर है, लूट खसोट का बाजार गर्म है, शराबबंदी नाम के तौर पर है, घरों तक शराब की सप्लाई हो रही है। और सबसे बड़ी जो खराबी आई है कि लोकतंत्र का चीरहनन हो रहा है और इन लोगों ने पूरे तौर पर अफसरशाही का नंगा नाच शुरू कर दिया है। और पूरे तौर पर लोकतंत्र पर इस वक्त अफसरशाही हावी है, तो इसको हटाना बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए मैं समझता हूं कि हर नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य है। क्या तैयारी कर यही वजह है कि हमने, हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव से इनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। इसलिए सेकुलर वोटों को, शोषितों को, पीड़ितों को एकजुट किया जाए। और आप गवाह हैं कि गठबंधन के लोगों ने मुझको खंजर घोंपा है, उसके बावजूद भी हमने उदारता दिखाई है और हमने गठबंधन के दोनों बड़े घटक को, कांग्रेस को भी, राजद को भी, बल्कि उसको भी, लेफ्ट के लोगों को भी मैसेज दिया कि भाई हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन कीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। आपके सामने में तो कुर्सी होगी, लेकिन हमारे सामने में बिहार के आमजनों की हित है, बिहार का सौहार्द है। इसलिए इस सांप्रदायिक सरकार को हटाने के लिए एकजुट होइए सब कोई। लेकिन इन लोगों की तरफ से अभी कोई रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं मिला है। देख लेते हैं कुछ दिन और, अगर हाँ मुमकिन है कि उसने शायद मेरे उस उदारता को मेरी बुज़दिली समझा होगा। अगर झुक के सलाम किसी को किया जाए तो अब कोई कहे कि नहीं, उसके संस्कार को कोई समझने के डर है, तो ये भूल हो सकती है उनकी। लेकिन अख्तरुल जी, पिछले चुनाव में आप लोग 5 सीटों पर चुनाव जीते थे और अब आप पार्टी में इकलौते बचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आप ही हैं, विधायक भी आप ही हैं। फिर उस गठबंधन में जाने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, मैं अकेले जीता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हमारे कुछ लोग भाग गए हैं, लेकिन जनता अब भी मेरे साथ है। इस पर कैसे सचेत गठबंधन में, अरे भाई हमारे भाग गए हैं तो ये खबर है आपको। कांग्रेस के नहीं भागे, राजद के नहीं भागे, राजद के लोग जाके बीजेपी में नहीं जीते, उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे बारे में सिर्फ फिक्र है आपको। अरे शुरुआत में तोड़ दिया गया था ना। सवाल ये पैदा होता है कि जिंदगी है तो सफर जारी रहेगी, हादसे के डर से सफर को मुलतवी नहीं किया जा सकता। इसलिए सफर जारी है, सफर जारी रहेगी। और एक मरतबा ठोकर खाए हैं तो अब लोगों को पहचानने में, परखने में, उसके चयन करने में हम लोग एहतियात बरतेंगे। लेकिन मामला सिर्फ मेरे जीने और मरने का नहीं है, मेरी पार्टी का नहीं है, मामला बिहार के आमजनों के हित का है, बिहार की जनता का है, बिहार के सौहार्द का है। यही वजह हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। अगर मान लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं मानते तो अकेले चलने से मुझे कौन रोक सकता है। हम किसी के सहारे पर जीत कर नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो हमारे लिए ऑप्शन है कि हम थर्ड फ्रंट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर जो तेजस्वी यादव या कांग्रेस लेफ्ट नहीं मानती है तो थर्ड फ्रंट खोलिएगा? यकीनन ट्रेन छूट जाए तो बस की सवारी तो होगी ना। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है, कोई बातचीत? नहीं, हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई है। उनके जिम्मेदार लोगों को
एमपी और एमएलएज के जरिए से मैंने संदेशा उनके यहाँ पहुँचाया है। ये बताइए कि अतुल जी, आपने कह दिया कि अब थर्ड फ्रंट में जाने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर महागठबंधन में बातचीत नहीं बनती है तो। जदयू और बीजेपी की जो सरकार, मौजूदा सरकार चल रही है, इसको आप भी हटाना चाहते हैं और महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो भी हटाना चाहती है, फिर आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है दोनों अब ये दिक्कत तो उनको पूछिएगा, मैंने तो अपने तौर पर ऑफर किया है। उनको एक्सेप्टेंस में अगर दिक्कत है तो ये उनको ना पूछिएगा, मेरे को तो दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको है। तो जिनको दिक्कत है उनको ना पूछिएगा आप सवाल। आप वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा रहा है, चुनाव आयोग ने फैसला किया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये चोर दरवाजे से एनआरसी का इम्प्लीमेंटेशन है और ये निहायत ही गलत वक्त में यह गलत फैसला लिया गया है। इस वक्त बरसात का मौसम है, लोग धान की रोपनी कर रहे हैं, 70% युवा और मजदूर बाहर हैं इस वक्त। और मसला ये है कि 25 दिन में बिहार के जो नौकरशाहों के काम करने का मिजाज है, यह पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये करना चाहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसका अधिकार है वो करे। लेकिन इसके लिए अगर ऐसा ही ज़रूरी था तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद आपको शुरू कर देना था। और फिर आप ये भी जान रहे हैं कि इलेक्शन वोटर लिस्ट के फाइनल पब्लिकेशन होते होते यहाँ पर आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। जब आचार संहिता हो जाएगा तो वोटर लिस्ट के बारे में किसी किस्म का कोर्ट में आप कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक तरफ तो एनआरसी वो करा रहे हैं, 87 से पहले जन्मे हैं तो अपना जन्म पत्री दीजिए, 87 के बाद जन्मे हैं, 2003 के बाद तो अपने माता पिता का दीजिए। भाई सवाल ये पैदा होता है कि 87 तक कितने बच्चे इनरोल्ड थे, कितने लोगों को प्रमाण पत्र दिया जा रहा था। ये सारी बातें तो ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं कि ये वोटर लिस्ट के माध्यम से आया एनआरसी लाना चाह रहे हैं या एक तजर्बा दोहराना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में इन लोगों ने वोटर बढ़ाकर जीता है। आने वाले चुनाव को देखते हुए जहां तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनावी तैयारी में लगी हुई है, असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में सीमांचल को लेकर क्या तैयारी है, क्या प्रोग्राम है आने वाले दिनों में? भाई हम अपने तौर पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने वोटरों से मुलाकातें हमारी हो रही हैं, चिन्हित कर रहे हैं उन सीटों को जहां हमारे जीतने की संभावनाएं हैं। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? अभी तो देखिए हमारी तो 25 जिला में हमारा संगठन खड़ा है और सैकड़ों सीट पर हमारी लगभग 100 सीट पर वो है। लेकिन हम 100 सीट पर नहीं लड़ेंगे। हमारा मामला ये है कि हमारे सीटों के लड़ने का फैसला अंतिम तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तय करेंगे। हमको तैयारी करने के लिए कहा गया है, हम तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने ये चाहा है कि मजबूती से लड़ाई लड़ें। अभी वक्फ बिल को लेकर गांधी मैदान में हज़ारों की संख्या में सभी एकजुट हुए थे, उसको कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव भी पहुंचे और ये भी कहा जा रहा है कि जब सरकार बनेगी तो उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, मामला तो केंद्र सरकार के बनाने के कानून का है। राज्य सरकार उस पर कितना हस्तक्षेप कर सकती है ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो नेता भी इस काले बिल के खिलाफ साथ दे रहे हैं, मैं ऐसे लोगों का साधुवाद करता हूँ। जहाँ तक मामला है ये वक्फ का काला कानून सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि देश के संविधान पर भी एक हमला है। इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ वक्फ की नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई देश के संविधान को बचाने की भी है। पार्लियामेंट में लोग जीत कर चले जाएं, मेजोरिटी हुकूमत चला सकती है, लेकिन कानून बनाने में वो पाबंद हैं कि उसको संविधान के अनुरूप ही कानून बनाने हैं। वो संविधान से बेयॉन्ड जा करके उससे ऊपर जाकर कानून नहीं बना सकते हैं। और ये जो काला कानून जिसको हम कहते हैं, इस काले कानून के बनाने में संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा गया है। कानून में कहा गया है कि साहब कानून की नज़र में सब लोग बराबर होंगे, संविधान कहता है 14 अध्याय। और ये है कि धार्मिक आज़ादी है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, धर्म का मौलिक अधिकार है हमारे धार्मिक संस्थाओं के चलाने का। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून की नज़र में सबको बराबर देखे। और इन तमाम तर चीज़ों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए ये काला कानून देश के संविधान के खिलाफ भी है। तो ये भी कह रही है कि जो विपक्ष के नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, जो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, वो संविधान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। बाबा साहब के संविधान को आप नहीं मान रहे हैं। बाबा साहब के संविधान में धर्म की आज़ादी है, धार्मिक संस्थाओं को चलाने की आज़ादी है, और हमारे धार्मिक संस्थाओं पर आप हस्तक्षेप कर रहे हो और आप उल्टा चोर कतवाल को डांटे। बाबा साहब का संविधान कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर होगा, और आप कहते हैं कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान भी मेंबर होगा और गैर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में फिर मुसलमान मेंबर नहीं होगा। तो बाबा साहब का मजाक आप उड़ा रहे हैं कि हम उड़ा रहे हैं? अरे मुंह में राम राम बगल में छोड़ी, ये नहीं चलेगा ना। उनकी बातों पे ना जाओ, वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देखो क्या जाता है। बात नरमी की बोले जीवन दान, और तलवार चलाए गर्दन पर, तो जीवन दान नहीं करेगा, वो कातिल होगा।
इस साल जो चुनाव होने हैं वक्फ बिल को क्या लग रहा है कि बिहार में असर पड़ेगा? बिहार नहीं, पूरे देश में असर पड़ेगा। अभी तो बिहार का चुनाव है तो बिहार में असर देखा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है लोगों को। मिस्टर क्लीन कहते रहे, कहा कि कम्युनिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। इससे बड़ा कोई कम्युनल एजेंडा होगा कि बिहार के 2.5 करोड़ मुसलमानों के हित की अनदेखी की है नीतीश कुमार ने? इससे बड़ा कोई कम्युनल होगा क्या? और हमेशा कहते रहे कि हम करप्शन को नहीं माने चलने देंगे, हम क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे, हम कम्युनिज्म को बढ़ने नहीं देंगे। इससे बड़ा कम्युनल कोई वर्क होगा क्या, एटीट्यूड होगा उसका? जो इसने वो इस बिल का समर्थन करके अपना कम्युनल चेहरा नीतीश कुमार ने दिखा दिया है, इसलिए उनके खिलाफ होंगे लोग, लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, एनडीए 225 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? एक तरफ आपने कहा कि वक्फ बिल का असर साफ तौर पर चुनाव पर पड़ेगा और ऐसे में उनका दावा 225 सीटों का। 225 का नहीं, वो अगर कहना चाहे तो 243 सीट है बिहार में, वो 1000 सीट भी बोल सकते हैं। बोलने में क्या लगता है उनको? ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, है ना? ये तो दिग्भ्रमित करने वाले हैं। आप जैसे मीडिया के कुछ साथियों को गलत सर्वे करा करके लोग कुछ से कुछ करा देते हैं, लेकिन जानिए ये सर्वे वालों के पास वोट नहीं है, वोट जनता के पास है। बिहार की जनता देख रही है कि टैक्स कितना बड़ा है, महंगाई कितनी बड़ी है, बेरोजगारी कितनी बड़ी है, गरीबों का कितना शोषण हुआ है, बच्चों की पढ़ाई कितनी चौपट हुई है। आज पढ़ने के लिए भी कोटा जाइए, राजस्थान जाइए, बीमार पड़े तो दिल्ली जाइए, है ना? जो भी हो, बीमार पड़े तो दिल्ली जाइए, रोजगार हो तो दिल्ली और पंजाब जाइए, अब पढ़ने के लिए भी बाहर जाइए। क्या किया नीतीश कुमार ने? पूरे गांव के लोगों के टैक्स को इसने वसूल करके इसने पूरी राशि लगा दी पटने में, पूरी राशि लगा दी नालंदा में। नालंदा को दुल्हन की तरह सजाया है और पटने को जैसा लगता है कि राजा का शहर हो, और गांव वीरान है। गांव में चिराग रोशन नहीं है, बिजलियां नहीं मिल पा रही हैं, और इनके रात के बगीचों में भी इनकी बिजलियां जल रही हैं। गांव के लोगों को सड़कें नहीं मिल पा रही हैं। ये ज़मीन के नीचे भी सड़क बनाते हैं, आसमान में लटका हुआ भी बनाते हैं। पटने में क्या थी इस वक्त मेट्रो की ज़रूरत है मेट्रो की, तो आप चलाइए मेट्रो, लेकिन क्या पटना के लोगों को ही सिर्फ आप ट्रैफिक का मसला है? क्या भागलपुर में, क्या पूर्णिया में, क्या देहात के क्षेत्रों में लोगों के मसाइल नहीं है? गांव में आज भी कीचड़ भरी सड़कें हैं, 4-4 साल 7-7 साल हो गए टेंडर के, सड़कें नहीं बन रही हैं, कीचड़ है, एम्बुलेंस नहीं जा पा रहा है, माएँ मर रही हैं, पेट में बच्चे मर रहे हैं। उस बिहार के आप बने हुए आका और गाँव के लोगों का टैक्स शोषण करके सारा पैसा आप दिल्ली में लगा रहे हैं। आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं हुआ, कुत्ता बैठा हुआ है। आप कॉलेज को आपने वीरान करके रख दिया है, पटना यूनिवर्सिटी की गरिमा को खत्म कर दिया है, साइंस कॉलेज को आपने चौपट करके रख दिया है। क्या किया है बिहार के लिए इन लोगों ने? इन लोगों ने निर्माण के नाम पर ठेकेदारी की है, मानव निर्माण नहीं किया है। पत्थरों का निर्माण किया है, ईंट कंकड़ों का निर्माण किया है इन लोगों ने, मानव संसाधनों का कोई विकास नहीं किया इन लोगों ने। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। तो देखा आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम थे। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव पर जिस तरीके से वक्फ बिल को, काला कानून को पास किया गया है, उसका भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही महागठबंधन से इनकी बातचीत हो रही है, अगर उस तरफ से कोई ऑफर मिलता है तो ये सोचेंगे नहीं तो थर्ड फ्रंट में भी जाने के लिए तैयार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स तक बने रहें। पटना से साकिब कुमार।